हम स्टार्ट कर दिए। बचपन में आप लोग लेविस डॉट स्ट्रक्चर पढ़े हो क्या? क्लास 10th पढ़ना होगा ना आप लोगों को। कोई भी हाँ या ना बोलना ना, पढ़े हो ना? सर। हम्म, ठीक है। आप लोगों को वो आता है, फिर भी हम लोग वहीं से स्टार्ट करेंगे। बहुत छोटा सा कंसेप्ट है, लेकिन आना चाहिए। ऐसा कोई बच्चा नहीं होना चाहिए जिसको कि यही नहीं आता है। तो कोवेलेंट बॉन्ड में सबसे पहले जो हम लोग पढ़ेंगे लेविस डॉट स्ट्रक्चर। लेविस डॉट स्ट्रक्चर जब हो जाएगा तब हम लोग पढ़ेंगे वैलेंस बॉन्ड थियरी। वैलेंस बॉन्ड थियरी हो जाएगा तो थोड़े से उसके लिमिटेशंस को दूर करता है हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन में कंसेप्ट पढ़ेंगे, फिर बीएससी पीआर थियरी पढ़ेंगे। वो जब हो जाएगा तो लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी। तो अब ये लंबा चलेगा। आयनिक बॉन्ड जैसे खत्म हो गया तो 2 या 3 लेक्चर में कोवेलेंट बॉन्ड ठीक ठाक टाइम चलेगा। आगे सारा जो भी कहानी है कोवेलेंट बॉन्ड का ही है। तो ध्यान से बस पढ़ते रहिएगा चीजों को, सारा हो जाएगा अपने आप। तो जो पहला थियरी है तुम्हारा, 3 साइंटिस्ट है, उन तीनों साइंटिस्ट के मिलके उनके अप्रोच को हम लोग डिस्कस करेंगे। क्या साइंटिस्ट का नाम था? तो कॉसेल, लेविस एंड लैंगमोर। कॉसेल, लेविस एंड लैंगमोर अप्रोच। बहुत सिंपल सा है, इसमें कुछ नहीं था ज्यादा कुछ। इन्होंने बोला कि जो कोवेलेंट बॉन्ड है ना, वो कोवेलेंट बॉन्ड इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से बनता है बिटवीन 2 एटम्स। अगर तुम्हारे पास 2 एटम्स हैं, उन 2 एटम्स के बीच में इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो। आ रहा बात समझ में क्या? और वो जो इक्वल शेयरिंग हो रहा होगा एक नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करने के लिए हो रहा होगा। दैट्स इट। बचपन में आप लोग पढ़े हुए हो, इसी को हम लोग बोलते हैं लेविस डॉट स्ट्रक्चर, जो आप बना रहे हो डब्बा डायग्राम का। तो इसको लिखते चलो साथ में साथ। क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस थियरी, पेन कॉपी लेके बैठे हो ना बजा पाटे? यस। तो लिखते यस चलो। सर। अभी तक जितना हम लोग पढ़े हैं उनका नोट्स तो बन रहा है ना, कि केवल पीडीएफ लेके आप लोग खुश हो जाते हैं? बन रहा है। तो यस सर। नोट्स लिखिएगा। जिस दिन भी हम स्कूल में आएंगे तो आपका नोट्स जरूर चेक करेंगे। अकॉर्डिंग टू दिस थियोरी, a covalent bond is formed by equal sharing of electrons between 2 atoms to attain the configuration of noble gas. ध्यान रखना क्या बोला ये थियरी, कि कोवेलेंट बॉन्ड क्यों बनता है? इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करके, इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनेगा 2 एटम्स के बीच में, ताकि वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर। बस एक चीज और है इसमें, एवरी बॉन्ड contributes 1 electron to each atom, to each atom, as the 2 electrons in a bond are considered to being with both the atoms। तो बहुत सिंपल सा बात है कि जो भी बॉन्ड बन रहा होगा ना, उसमें हर बॉन्ड जो होगा ना, 1 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा होगा उसमें, हर एटम। तो एक एटम 1 इलेक्ट्रॉन को कंट्रीब्यूट कर रहा होगा। मनीष, इतना जल्दी क्यों आ गए हो आप? तो एवरी बॉन्ड कंट्रीब्यूट्स 1 इलेक्ट्रॉन टू ईच एटम एज द 2 इलेक्ट्रॉन्स। जो भी 2 इलेक्ट्रॉन होगा, ऐसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में होगा तो एक इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन देगा, दूसरा हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन देगा। 2 इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्ड इज कंसिडर्ड टू बीइंग विद द बोथ द एटम्स।
अब जैसे मान लो एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, फ्लोरीन है हमारे पास। फ्लोरीन का क्या होता है, कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2,7। तो फ्लोरीन की चाहत क्या है? फ्लोरीन की चाहत है कि अगर उसे एक इलेक्ट्रॉन कहीं से भी मिल जाए, फ्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन कहीं से भी मिल जाए, तो वो क्या करेगा, अपना नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर सकता है। बोलोगे बच्चे हाँ या ना? तो फ्लोरीन का 2, 2, 4, 2, 6 जो भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हम इलेक्ट्रॉन को पहले भी बता रखे थे और अभी फिर से बता देते हैं कि उसको हम पेयर में लिखते हैं। इलेक्ट्रॉन्स को कैसे लिखते हैं? पेयर में। तो आपको जहां पर दिख रहा होगा दो बिंदी लगाया है मैंने, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन हो गए इस फ्लोरीन का। अगर हम F2 को लें, F2 मॉलिक्यूल, एक हमारे पास एक और फ्लोरीन है, तो दूसरा बॉन्ड तुम्हारा हो गया दूसरे फ्लोरीन के लिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। 7 इलेक्ट्रॉन इसके पास भी, 7 इलेक्ट्रॉन इसके पास भी है। अब इस फ्लोरीन की भी चाहत है कि इसके पास अगर 8 इलेक्ट्रॉन आ जाता तो ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेता। किसका? तो जस्ट इसके आगे का नोबल गैस है नियॉन का। इस फ्लोरीन की भी वही चाहत है। अब दोनों बेचारे चाहत में तो हैं, बट कैसे अचीव करेंगे? तो अचीव करने के लिए अब ये फ्लोरीन जाएगा अपने बगल वाले फ्लोरीन के पास, बोलेगा ओ फ्लोरीन भाई, तुम्हारे पास 7 इलेक्ट्रॉन है, आओ मिलके हम एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेते हैं। अब ये फ्लोरीन शेयर क्यों करना चाहेगा जब तक उसको फायदा ना होगा? तो जैसे ही यहाँ पे ये फ्लोरीन देखेगा, ये बोलेगा कि तुम अगर अपना एक इलेक्ट्रॉन हमें दे देते हो, तो तुम्हारे एक इलेक्ट्रॉन के देने के वजह से हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे वैलेंस शेल में। और जैसे ही 8 इलेक्ट्रॉन हुआ, इस फ्लोरीन के पास फीलिंग आएगा कि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर लिया है। तो ये फ्लोरीन बोलेगा मेरे को क्या फायदा? तो बोलेगा कि मैं भी तो अपना एक इलेक्ट्रॉन आपको शेयर कर रहा हूँ, वो भी अपना एक इलेक्ट्रॉन इस फ्लोरीन को शेयर कर देगा। इस फ्लोरीन के पास भी क्या हो जाएगा, फिगर थोड़ा खराब बना है, सही से बना लेना। इस फ्लोरीन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन, इन दोनों के बीच में क्या बन गया, एक बॉन्ड, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जैसे ही ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, तुम्हारा इस फ्लोरीन और इस फ्लोरीन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड बन गया। आ रहा है बात समझ में क्या? तो यहाँ पे तुम्हारा एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया फ्लोरीन और फ्लोरीन का। और ये जो तुम डब्बा के साथ यानी कि डॉट्स के साथ बनाते हो, इसको हम लोग बोलते हैं लेविस डॉट स्ट्रक्चर। फ्लोरीन अगर बन गया तो ऑक्सीजन भी अगर कोई बनाना चाहे तो बना सकते हो क्या? ऑक्सीजन होता है 2,6। बोलो ना जरा, ऑक्सीजन को कितने और इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है ताकि वो ऑक्टेट को पूरा कर सकता है या नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर सकता है? सर दो। सर तो दो। तो ऑक्सीजन के पास 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो उसके पास अपने थे। दूसरे वाले ऑक्सीजन के पास भी तुम्हारा 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 इलेक्ट्रॉन है जो इसके पास है। अब इस इलेक्ट्रॉन को भी दो और इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है और ये वाले ऑक्सीजन के एटम को भी दो और इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। ये क्या करेंगे, आपस में इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग करेंगे। तो एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेगा तो अब क्या हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 इलेक्ट्रॉन हुआ। अभी भी एक इलेक्ट्रॉन की चाहत है उसको, तो दूसरा अपना इलेक्ट्रॉन को शेयर करके पूरा कर लेगा। अब इस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जा रहे हैं। सिमिलरली जब ये वाला इलेक्ट्रॉन भी शेयर्ड है इस वाले एटम के साथ, तो इस ऑक्सीजन एटम के पास भी कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए, टोटल 8। तो दोनों अपना क्या कर रहे हैं, ऑक्टेट को पूरा कर पा रहे हैं। आ रहा है बात समझ में क्या? या स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर पा रहे हैं। तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करने के लिए जो तुम्हारा है ये एटम ऑक्सीजन का अपने दो इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रहा है दूसरे ऑक्सीजन के एटम्स के साथ, तो तुम्हारा ऑक्सीजन का यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया। बोलोगे जरा बच्चा? यस सर। तो अगर ये दो चीज समझ में आ गया, अगर आप लोग बना लिए हो, अगर बना लिए हो तो अब तुम लोग और बनाते चलो, मैं लिखते जा रहा हूँ। H2O का जरा बनाना, H2O, N2, अपने अपने कॉपी में बनाते रहो, बाकी तो हम बनाएंगे। NH3, CH4, CO2। चलो बनाओ इतना, प्यारे बच्चों, फटाफट 1 मिनट में पांचों बना लो। आसान है, लेविस डॉट स्ट्रक्चर ये आप लोग को बनाने आता है, तो फटाफट इसको बना दो।
और जैसे ही हो जाए मेरे को बताना सर हो गया, मैं वेट कर रहा हूँ। बताइएगा। डन सर। हो गया सर। हो गया। यस सर। H2, डन सर। यहाँ पे ऑक्सीजन 6 था, तो 2 2 4, एक इलेक्ट्रॉन अपना शेयर कर लिया किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, क्योंकि हाइड्रोजन को एक ही इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट थी। और दूसरा एक इलेक्ट्रॉन जो होगा इस हाइड्रोजन के साथ, बोल दो ना बच्चा, तो तुम्हारा H2 बन गया। N2, N2 के पास तुम्हारा क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन है, तो तुम कैसे बनाओगे, मतलब लास्ट में इसको 3 और इलेक्ट्रॉन की चाहत है ताकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। तो 2 2 4 2 6 2 8, तो बन गया तुम्हारा ये N2 का बॉन्ड। सारा आसान है, ये तुम बना चुके हो ऑलरेडी। नाइट्रोजन का NH3, 3 ये हो गया, तो यहाँ पे 2 2 4 2 6, 3 बॉन्ड बना चुका और 2 इसके पास लोन पेयर अभी भी पड़ा हुआ है, तो ये कैसा हो जाएगा, नाइट्रोजन का लोन पेयर, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, बोलो ना बच्चा। तो NH3 बन गया। CH4, कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन का चाहिए था एक्स्ट्रा, और यहाँ पे हाइड्रोजन भी 4 है, तो क्या करेगा, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा, एक हाइड्रोजन के साथ, दूसरे हाइड्रोजन के साथ, तीसरे हाइड्रोजन के साथ, चौथे हाइड्रोजन के साथ। CO2 में क्या हो जाएगा, कार्बन है, ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन है, कार्बन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन। अब सबका इलेक्ट्रॉन्स को डाल दो, तो कार्बन के पास क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन्स बनने के लिए इसके पास क्या था, 2 2 इलेक्ट्रॉन, तो एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, हो गया जी CO2। ठीक है क्या, ये तुम्हारा था बेसिक लेविस डॉट स्ट्रक्चर। कैसे बनाते हैं सर, इसको बकायदा आपको पता है, केवल हमने इसको आपको रिवीजन करवा दिया है कि देखो लेविस डॉट स्ट्रक्चर ऐसे बनता है। अभी हम स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करना नहीं सीखे, ध्यान रखना, स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करना हम आसान से भी सीखेंगे आगे इस चैप्टर में चल के, बट अभी के लिए लेविस डॉट स्ट्रक्चर ये। इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं क्या, लेविस डॉट स्ट्रक्चर जनरली तुम्हारा क्या है, ऑक्टेट कंप्लीट करवाता है। क्या करवाता है, ऑक्टेट, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, कि आपका 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। अभी तक हम जितना भी ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पे स्ट्रक्चर्स, उसमें यही है कि हम देख रहे हैं कि जो सेंट्रल एटम है उसका ऑक्टेट कंप्लीट होने के लिए, या अगर हाइड्रोजन है उसे केस में डुप्लेट कंप्लीट होने के लिए कितने और इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से आप बॉन्ड को बनवा दे रहे हो। जैसे नाइट्रोजन में उसका वैलेंसी 5 है लास्ट में, और 3 उसको इलेक्ट्रॉन्स की और रिक्वायरमेंट है ताकि उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, आपने 3 बॉन्ड बनवा दिया। ऑक्सीजन में 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट थी, आपने उसको डबल बॉन्ड बनवा दिया। फ्लोरीन में एक का था तो आपने सिंगल बॉन्ड बनवा दिया। यही तो कर रहे थे अभी तक हम, नहीं बोलोगे क्या, तो अगर यहाँ तक बात समझ में आया है तो अब हम लोग पढ़ेंगे एक्सेप्शंस। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो। एक्सेप्शंस टू द लेविस थ्योरम। कोवेलेंट बॉन्ड स्टार्ट किए हैं तो बचपन में जो चीज पढ़े थे उसको हम पहले पढ़ा दिए, अभी हम कोवेलेंट बॉन्ड को डिफिनेशन, कब कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, ये सब लेंगे बाद में। इसके बाद पहला एक्सेप्शन क्या होगा, हमारे पास कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स।
देखिए एग्जाम्पल ले रहा हूँ आपको, एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करो। जैसे BeCl2, जरा गौर से देखना बच्चे, बेरिलियम है, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना, ये हो जाएगा 2,2। अरे बोलो ना जरा। अब यहाँ पे दो ही बॉन्ड बन सकता है, तो एक क्लोरीन और एक क्लोरीन, डब्बा डब्बा डब्बा, बिंदी बिंदी बिंदी, यही है तुम्हारा BeCl2। जरा तुम गौर से देखना, जो सेंट्रल मेटल एटम है, सेंट्रल एटम है यहाँ पे जो बेरिलियम, इसके आउटर मोस्ट में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं, 2 और 2 4। दिख रहा है क्या गौर से आपको, टोटल यहाँ पे 4 ही इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट तो कंप्लीट ही नहीं हुआ सेंट्रल एटम का। यहाँ पे तुम लिख सकते हो क्या कि 4 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट सेल आफ्टर बॉन्डिंग। तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। आ रहा है बात समझ में क्या, BeCl2 में जो सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम के पास बॉन्डिंग के बाद केवल 4 ही इलेक्ट्रॉन है। लेविस डॉट स्ट्रक्चर बोलता है कि ऑक्टेट कंप्लीट करवाओ, ऑक्टेट कंप्लीट करवाओ, बट ऑक्टेट तो यहाँ पे कंप्लीट ही नहीं हुआ जी। यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल है। एक और एग्जांपल लेके समझो, अगर मान लो मेरे पास AlCl3 है, अल्यूमिनियम क्या होता है 2,8,3। अरे बोलो ना जरा, अल्यूमिनियम कैसा हो जाएगा, अल्यूमिनियम Cl Cl Cl। अब यहाँ पे अल्यूमिनियम जो है, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है बॉन्डिंग के बाद, 6 इलेक्ट्रॉन्स है, 6 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट सेल आफ्टर बॉन्डिंग। तो ये जो भी मॉलिक्यूल्स है ना, ये सारे इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल्स, ये एक्सेप्शन हो गया किस चीज का, लेविस डॉट स्ट्रक्चर का। आ रहा है बात समझ में क्या, बोलोगे हाँ या नहीं बच्चा, Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. तो ये तुम्हारे इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, तो कुछ ऐसे भी मॉलिक्यूल्स हमारे पास है क्या जो कि इलेक्ट्रॉन ज्यादा उसमें होता है, यानी कि सुपर ऑक्टेट हो, तो हाँ जी वैसे भी कुछ है। तो दूसरे तरह का एक्सेप्शन जो आ जाएगा उसमें क्या, कि सुपर ऑक्टेट मॉलिक्यूल्स, सुपर ऑक्टेट मॉलिक्यूल्स। सुपर ऑक्टेट मतलब सर उसके पास 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, हाँ 8 से ज्यादा होंगे। जैसे मान लो फास्फोरस कितना है 2 8 5। अरे बोलो ना जरा, इसके लिए हम केस लेते हैं, एग्जांपल लो PCl5 का। तो PCl5 का स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, फास्फोरस 5 बॉन्ड बना सकता है, 5 क्लोरीन है, लो जी एक एक क्लोरीन लगा दो, क्लोरीन 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 क्लोरीन, ठीक है 5 तो क्लोरीन लगा दी। अब यहाँ पे सेंट्रल एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है बॉन्डिंग के बाद, बताओ तुम लोग फटाफट। 10 10 10 2 4 2 6 2 8 2 10, तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स है आफ्टर बॉन्डिंग। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सुपर ऑक्टेट मॉलिक्यूल। इसका ऑक्टेट 8 ही इलेक्ट्रॉन होना चाहिए था, लेकिन 8 से यहाँ पे ज्यादा है, सुपर ऑक्टेट। आ रहा है बात समझ में, तो ये भी तुम्हारा एक्सेप्शन है किसके लिए, लेविस डॉट स्ट्रक्चर के लिए। SF6 इसका भी बना सकते हैं क्या, सल्फर कितना हो सकता है 6, यहाँ पे बॉन्ड कितना बना है 6, लो फ्लोरीन 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 फ्लोरीन। अब बोलो यहाँ पे सेंट्रल एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन, बोल लो 12। तो ये भी क्या है, सुपर ऑक्टेट मॉलिक्यूल है, 12 इलेक्ट्रॉन आफ्टर बॉन्ड। तो ये सारे तुम्हारे हैं एक्सेप्शंस लेविस डॉट स्ट्रक्चर के। और भी बता सकते हो क्या, हाँ जी IF7, आयोडीन 7 तक जा सकता है इसका वैलेंस, तो कितना हो जाएगा लो, फ्लोरीन 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 5 6 7, तो यहाँ पे कितने हो गए 14 इलेक्ट्रॉन है। बच्चा पार्टी बोलो ना, तो बॉन्डिंग के बाद यहाँ पे 14 इलेक्ट्रॉन, जितने भी मॉलिक्यूल्स हम अभी लिखे हुए हैं सारे के सारे सुपर ऑक्टेट है। SO3 तुम ले लो, SO2 ले लो, ये सारे तुम लोग बनाओगे अभी, बना लेना। तो ये सारे क्या है तुम्हारा सुपर ऑक्टेट, गॉट इट और नॉट बच्चा। Yes, sir.
Yes, sir. ध्यान रखना, जैसे तुम लोग अभी ग्राउंड स्टेट पढ़े हो ना, और एक्साइटेड स्टेट ये भी जानते हो कि नहीं जानते हो? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो थोड़ा सा दिखाते हैं तुमको कि IF7 आयोडीन जो साथ साथ बॉन्ड कैसे बना सकता है। आयोडीन कॉन्फ़िगरेशन जरा लिखो, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10। हम डी लिख लिखे मतलब 4 वाला ही चल रहा है, तो क्या हो जाएगा 5s2 5p6 डी में नहीं जाता ना, 0। तो ये तुम्हारा है आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स। तो ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन इसका कैसा हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स s के, p में कितने 6 इलेक्ट्रॉन है ना, p में 5 जाएगा ना, 4p5 5p5 और d0। तो 1 2 3 4 5 और डी तो तुम्हारा पूरा का पूरा खाली पड़ा हुआ है। ये तुम्हारा ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन हो गया। एक फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इसका बना सकते हो क्या? हम तुमको बस दिखा रहे हैं, जरा गौर से तुम देखो। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, अभी जब ग्राउंड स्टेट है बच्चा, तो इसमें तुम्हारे पास कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स है? अगर आंख है तो गौर से देखो, दिख रहा है क्या? ये तुम्हारा फ्री इलेक्ट्रॉन है बस बच्चा पार्टी। जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही तुम्हारे बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर बॉन्ड बनाना तो तुम्हारा क्या बन सकता है, IF एक ही बन सकता है ना। तो आयोडीन एक बॉन्ड बना लिया मान लो फ्लोरीन के साथ, तो IF बन गया। अब हम एक इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड कर रहे हैं यहाँ पे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में, तो p का इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर कहाँ जाएगा, खाली ये तुम्हारा वैकेंट है डी ऑर्बिटल में चला जाएगा। कैसा बनेगा सर? बनेगा कुछ ऐसा, 1 2 3 4, ये जो इलेक्ट्रॉन है उसका चला गया एक्साइट होकर उस साइड, 1 2 4। जरा गौर से देखना, अब तुम्हारे पास कितने हो गए, 1 2 3, तीन तुम्हारे पास कौन से हैं जो सिंगल इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो बॉन्ड बना सकते हैं। तो यहाँ पे किस तरह का मॉलिक्यूल बन सकता है, IF3। अभी और मन नहीं भरा है, और एक्साइट करेंगे हम। इसका सेकंड एक्साइटेड स्टेट जरा देखना, सेकंड एक्साइटेड स्टेट। देखो तुम आयोडीन कैसे अपना बॉन्ड एक्स्ट्रा बना पाता है, हम तुमको बस केवल वो दिखाना चाह रहे हैं, बाकी तुम इसको इन डिटेल बाद में समझाएंगे तुमको। एक इलेक्ट्रॉन फिर से क्या चला जाएगा p का d में, तो कैसा बनेगा साहब, 1 2 3 और एक इलेक्ट्रॉन तुम्हारा एक्साइड हो गया, 1 2 3 4, एक पहले का एक अभी। अब तुम्हारे पास कितने हैं इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5, 5 तुम्हारे पास सिंगल इलेक्ट्रॉन से 5 बॉन्ड बन सकता है। अब कैसा बन सकता है, IF5। नहीं समझ में आया? अभी हम और एक्साइट कर सकते हैं, क्या सर? इसका जरा तुम थर्ड एक्साइटेड स्टेट देखो। अब इस वाले इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होकर डी में जाएंगे, डी अभी भी खाली पड़ा हुआ है, तो कैसा होगा, ये यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन, पी के एक इलेक्ट्रॉन, और डी में तुम्हारे पास 1 2 3 4, तो एक इलेक्ट्रॉन। अब तुम्हारे पास कितने सिंगल इलेक्ट्रॉन है, जरा गौर से देखो, तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 इलेक्ट्रॉन है। तो कौन सा बॉन्ड बन सकता है, आइए से आ रहा है बात समझ में क्या? तो एक चीज जरा गौर करना, जैसे मान लो नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन, ये सारे सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स है। नाइट्रोजन को 3 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है, ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है ऑक्टेट पूरा करने के लिए, और फ्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है। तुम जैसे ही उसके नीचे आओगे ना, अब यहाँ पे तुम्हारे पास वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होता है, खाली है। नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन सेकंड पीरियड के जस्ट जैसे ही तुम नीचे आते हो थर्ड पीरियड में, वैकेंट डी ऑर्बिटल्स खाली पड़ा रहता है। अब ये अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड कर सकते हैं। नाइट्रोजन सेकंड पी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं वो जनरली अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड करते हैं। यहाँ पे देखो आयोडीन अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड कर रहा है, नहीं कर रहा है क्या? अगर बॉन्ड बनाएगा तो 14 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन कर रहा है ना अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड। बोलो ना जरा, ऑक्टेट को एक्सपेंड क्यों कर पा रहा है? क्योंकि तुम्हारे पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है, एक्साइटेड स्टेट में जा सकता है वो, इसलिए वहां पे तुम्हारा ऑक्टेट एक्सपेंड हो जा रहा है। तो तुम्हारा जब भी ऑक्टेट का एक्सपेंशन होगा ना, 2 के मल्टीपल्स में होगा। जैसे 3 हुआ है
तो ये 3,5 बन जा सकता है उसके नीचे वाले का। यहाँ पे 2,4,6 जा सकता है, यहाँ पे 1,3,5,7 ये हो सकता है। नहीं समझ में आया सर? हम इसको लिख रहे हैं तुम्हारे लिए। क्या हम बोले अभी कि एलिमेंट्स in the P block can expand, so can have multiple valencies and every successive valencies increases by 2 except the elements of second period in which the octet expansion is not possible। प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है क्या कि जो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं उनका मल्टीपल वैलेंसी हो सकता है, और जो भी सक्सेसिव वैलेंसी होगा वो 2 के फैक्टर में इंक्रीज करेगा। 2 है, अगर ऑक्सीजन में क्या होता है 2 है तो 2,4,6 जाएगा। अभी देखो जरा आयोडीन के लिए हम बात किए हैं, पहले यहाँ पे क्या था 1, फिर यहाँ पे 3, 5, 7, नाइट्रोजन के लिए 3,5, ऑक्सीजन के लिए 2,4,6, इस तरह से बढ़ेगा। गॉट इट और नॉट? बोलो। Yes, sir. जवाड़ी बोलो कुछ। ठीक है, आगे बढ़े। आ जाओ, कोवेलेंट बॉन्ड को फिर से अब डिफाइन करने की बारी आ गई। तो लेविस डॉट स्ट्रक्चर खत्म, अब ऑक्सी एसिड्स के बाद हम लोग, तो ये तुम्हारा हो गया कॉसेल लेविस लैंगमुर अप्रोच। लेविस डॉट स्ट्रक्चर देख लें कैसे स्ट्रक्चर्स बनते हैं, उसके एक्सेप्शंस क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स और सुपर ऑक्टेट मॉलिक्यूल्स, उन दोनों को भी हम लोग देख लिए। इसके बाद ये भी देख लेंगे किस तरह से तुम्हारा ऑक्टेट का एक्सपेंशन हो रहा है। अब तुम लोग बता दो फटाफट कि जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है, कोवेलेंट बॉन्ड डिफिनेशन से हम लोग इसको छोटा सा डिफाइन पहले किए हुए हैं क्या? नहीं बोलोगे क्या आप? कैसे बनता है ये? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। अब इलेक्ट्रॉन्स कितना शेयर हो सकता है, 1, 2 या 3, जैसा भी हो, 2 एटम्स के बीच में। फटाफट लिख लो, कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ 1, 2 और 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स between combining atoms। अभी कौन आया था? देव कुमार। देव कुमार बहुत जल्दी आया वो बच्चे। बिटवीन कंबाइनिंग एटम्स, जैसे कि एग्जांपल में आपको अब पता है, ये सब बताना नहीं है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन, क्लोरीन क्लोरीन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन नाइट्रोजन। एक चीज बता सकते हैं यहाँ पे हम लोग, जैसे क्लोरीन क्लोरीन है यहाँ पे, ये कोवेलेंट बॉन्ड है, बट इसको हम लोग बोलेंगे नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच में कोई भी पोलरिटी नहीं है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0। लेकिन अगर हम HCl की बात कर रहे हैं तो ये भी कोवेलेंट बॉन्ड है, बट ये पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। आ रहा है बात समझ में क्या बच्चा? तो HCl जो होगा ये पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, और ClCl जहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ना हो, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये तुम्हारा कोवेलेंट बॉन्ड का बेसिक हो गया इंट्रोडक्शन। अब मेरे को तुमसे जानना है क्या कि क्या फेवरेबल कंडीशन हो, जैसे हम आयनिक बॉन्ड के लिए बात किए थे कि फेवरेबल कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड, वैसे ही हम तुमसे जानना चाहते हैं यहाँ पे कि बताओ फेवरेबल कंडीशन
for the formation of covalent bond. क्या हो सकता है? कोई भी बोलो। पहले किसके किसके बीच में बनता है ये बता दो। फॉर्म बिटवीन Non-metal. नॉन मेटल एंड नॉन मेटल। तो क्या फेवरेबल कंडीशन होना चाहिए? जैसे वहां पे हम लोग बात किए थे आयनिक बॉन्ड के लिए कि एक एलिमेंट का आयनाइजेशन एनर्जी बिल्कुल कम ताकि इलेक्ट्रॉन को वो आसानी से लूज कर दे, और दूसरा का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अच्छा हो ताकि वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले अच्छे से। यहाँ के लिए दोनों जो एटम्स होना चाहिए, दोनों एटम्स जो भी कंबाइनिंग एटम्स है उनका आयनाइजेशन एनर्जी काफी ज्यादा हो, ये हम बोल सकते हैं। उनका आयनाइजेशन एनर्जी ठीक ठाक हाई होना चाहिए। क्यों? वो इलेक्ट्रॉन को लूज ना करे, हमें शेयर करवाना है, वरना वो तो फिर से आयनिक बॉन्ड में पार्टिसिपेट करने लगेगा। लिख लो यहाँ पे कि बोथ द कंबाइनिंग एटम्स should have high ionization energy। दोनों कंबाइनिंग एटम्स के पास आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होना चाहिए। दूसरा, दोनों एटम्स के बीच में कम से कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हो, या तो हो ही ना, डिजायरेबल है कि कुछ भी ना हो, अच्छा कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। और अगर हो भी रहा है तो बहुत कम हो। लिख सकते हो उसको क्या कि लो और नील डिफरेंस इन इलेक्ट्रो निगेटिविटी। बोलोगे ना बच्चा? समझ में आ रहा है क्या? इजी है। Yes, sir. अब वहां पे भी जैसे बात की थे, क्योंकि चैप्टर है पढ़ा रहे हैं तो लिखवाना ही पड़ेगा। कोवेलेंट बॉन्ड की जनरल प्रॉपर्टीज, जैसे वहां पे हम लोग बात किए थे जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक बॉन्ड। अब बताओ तुम लोग, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड क्या होगा? Sir, low melting point and boiling point. हम्म तो जो वहां पे पहला पॉइंट लिखाया गया था कि आयनिक बॉन्ड्स आर नॉन डायरेक्शनल इन नेचर। कोवेलेंट बॉन्ड डायरेक्शनल। Directional. पहला पॉइंट, कोवेलेंट बॉन्ड इज डायरेक्शनल इन नेचर। वही जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है ना, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं, तो कैसे करते हैं वो हम लोग देखेंगे। इसको लिख लो, इट इज फॉर्म्ड बाय overlapping of atomic orbitals। it is formed by overlapping of atomic orbitals। इसी को बाद में हम चल के हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बोलेंगे। which are डायरेक्शनल, जो कि क्या होंगे? डायरेक्शनल होंगे। अगर जैसे px है, py है, pz है, तो हमें पता है कि वो x y z में तुम्हारा ओवरलैप हो रहा है। आ रहा है बात समझ में? दूसरा पॉइंट, रिएक्शंस। इसको फटाफट लिख लो बच्चे, क्योंकि ये थियरी वाला पॉइंट है, आपके स्कूल में भी काम आएगा और जनरल नॉलेज के लिए काम आएगा। रिएक्शंस इन्वॉल्विंग कोवेलेंट कंपाउंड आर रिलेटिवली स्लो। जो कोवेलेंट कंपाउंड के रिएक्शंस होते हैं ना, वो रिलेटिवली स्लो होते हैं आयनिक कंपाउंड्स के। कोवेलेंट कंपाउंड बैड कंडक्टर होगा कि गुड कंडक्टर होगा? कोई भी बताओ। Bad. Sir, bad conductor. बहुत अच्छा। कोवेलेंट कंपाउंड्स आर जनरली बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तीनों पॉइंट के लिए आगे बढ़े। इसका एक्सेप्शन बताओ, एक्सेप्शन क्या है? ग्रेफाइट। Graphite.
एक्सेप्शन में क्या हो जाएगा? ग्रेफाइट का नाम सुने हैं आप लोग? Yes, sir. Sir, pencil. Yes, sir. क्या? तो आपने ग्रेफाइट बोला था ना, हम्म। तो तो पेंसिल ग्रेफाइट में कैसा होता है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। एक्सेप्शन में ध्यान रखना, ग्रेफाइट जनरली जो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, लेकिन जो ग्रेफाइट है वो तुम्हारा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, क्योंकि वहां पे डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। क्यों होता है डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन? तो छोड़ दो, लेकिन अभी के लिए याद रखना एक्सेप्शन में तुम्हारा ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी। कितने पॉइंट को लिख लिए हम लोग? 3। चौथा, कोवेलेंट कंपाउंड्स आर मोर सोल्यूबल। कहाँ ज्यादा सॉल्युबल होगा, पोलर सॉल्वेंट में कि नॉन पोलर सॉल्वेंट में? याद है क्या हम सॉल्युबिलिटी के लिए लाइक रिजल्ट्स लाइक Non-polar में. नॉन पोलर में? आयनिक जो बॉन्ड होते हैं वो उनमें पोलरिटी होती है, तो पोलर सॉल्वेंट्स में ज्यादा अच्छे सॉल्युबल होते हैं। कोवेलेंट कंपाउंड्स में ज्यादा पोलरिटी नहीं होती है, जस्ट हम बात किए हुए कि डिजायरेबल होगा कोवेलेंट में कि उसमें नील इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो या बहुत कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यही बात किए थे ना। तो जब यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत कम होगा तो क्या है, यहाँ पे पोलरिटी कम है, तो पोलरिटी कम है यानी कि नॉन पोलर की तरह ये लोग बिहेव कर रहे हैं, तो इनकी ज्यादा सॉल्युबिलिटी नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में होगा। तो कोवेलेंट कंपाउंड्स आर मोर soluble in नॉन पोलर सॉल्वेंट्स like CCl4, CS2, ether, benzene, etc. आ रहा है बात समझ में? बोल दो। Yes, sir. यस सर। चले आगे बढ़े। आप लोग Yes, बचपन sir. में ये तो पढ़े हुए हो ना कि किसको हम लोग सेंट्रल एटम की तरह ले सकते हैं, किसको नहीं ले सकते हैं, पता है ना ये सारा चीज? No, sir. बोलो हाँ या ना, फिर उसके हिसाब से हम देखेंगे क्या करना है क्या करना नहीं करना। लेविस डॉट स्ट्रक्चर में जैसे हम सेंट्रल एटम जिसको ले रहे थे, आपको ये तो थोड़ा बहुत आइडिया है कि हमको वो भी करना है बच्चा? जवाब नहीं दोगे तो नो आइडिया, तो गेट आइडिया। 10th क्लास की बुक को जाकर पढ़ लो, ठीक है? अब आ जाओ, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हम लोग पढ़ने वाले हैं जो कि आपको काम में आएगा, फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज निकालना सीख लो। जब ये निकालना आ जाएगा, एटलीस्ट आपको ये मालूम रहेगा कोई भी स्ट्रक्चर सही कैसे बनेगा, गलती कैसे बनेगा, ठीक है? फॉर्मल चार्ज कैसे निकालते हैं तो लिख लो, फॉर्मल चार्ज ऑन एन एटम in a species is equal to number of valence electron in free atom minus half of total number of electrons involved in bonds minus number of non-bonded वैलेंस इलेक्ट्रॉन। लगेगा कि सर कितना बड़ा बड़ा चीज लिखती है, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सा है, केवल इतना ध्यान रखो अभी के लिए। एग्जाम्पल करेंगे ना बहुत सारा, तुरंत समझ में आ जाएगा। फॉर्मल चार्ज क्या है, किसी भी अगर एटम पे, किसी भी एटम पे निकाल सकते हो। अगर स्पेशली CO2 है तो हम कार्बन पे निकाल सकते हैं, दूसरे वाले 2 ऑक्सीजन है, दोनों ऑक्सीजन एटम पे हम फॉर्मल चार्ज निकाल सकते हैं। तो उसमें होगा सिंपल से कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अगर उसका फ्री एटम हो, अगर बॉन्ड ना बनाए तो उसकी टोटल कितने फ्री
वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो सकता है। जैसे ऑक्सीजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो सकता है? 6। नाइट्रोजन में 5। कुछ भी अगर बॉन्ड नहीं बनाएगा तो कितने उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे? माइनस हाफ ऑफ। बॉन्ड बनाने में कितने इलेक्ट्रॉन्स यूज हुए हैं? माइनस। बॉन्ड बनने के बाद कितने और उसके इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं वो हम देखेंगे। एक दो इसमें पॉइंट है जो कि आप नोट डाउन कर लो, फिर हम इसका एग्जांपल लेके करेंगे। क्या? सम ऑफ फॉर्मल चार्जेस, लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो? ऑन ऑल Yes, sir. Yes, sir. Look here. sum of formal charges on all the atoms in a species is equal to the total actual present on the species। मतलब जो जितने भी वहां पे स्पेसीज प्रेजेंट है ना, उन सबका टोटल फॉर्मल चार्ज को जोड़ दो। उन सबको जोड़ने के बाद जो आएगा ना, वही तुम्हारा प्रॉपर स्पेसीज पे फॉर्मल चार्ज रहेगा। जैसे मान लो कि अगर हम तुम्हारे ले रहे हैं एग्जांपल में CO3 2 माइनस कार्बोनेट आयन, तो यहाँ पे तुम्हारे पास स्पेसीज में कौन कौन से 3 एटम्स है? कार्बन है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है। तो जितना इस पे फॉर्मल चार्ज है, कार्बन पे X, मान लो ऑक्सीजन पे कुछ आया और दूसरे वाले ऑक्सीजन पे भी आया, तीनों को तुम जोड़ दोगे ना तो -2 ही आएगा जो तुम्हारा टोटल स्पेसीज पे। आ रहा है बात समझ में? यही केवल बोला गया है कि तुम अलग अलग स्पेसीज का फॉर्मल चार्ज को जोड़ दो, तो जितने भी एटम पे तुम्हारे चार्जेज आ रहे हैं जोड़ के वो बराबर ही है। अब आ जाओ एग्जाम्पल करके देखते हैं। CO2 को लिखते हैं। CO2 को ले, कार्बन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। एक लेविस स्लॉट स्ट्रक्चर हम बनाते हैं ऐसा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6। अब कोई बोलेगा कि सर ये तो लग रहा है कि आपने ऐसा डबल बॉन्ड होना चाहिए, सिंगल बॉन्ड ही बनाएंगे। ये मैं लेविस स्लॉट स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं। लेविस स्लॉट स्ट्रक्चर हो सकता है कि ये भी हो, हम देखते हैं कि कौन ज्यादा स्टेबल होगा। अरे बोलो ना जरा। फिर दूसरा जो तुम लोग बनाते हो C डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, यहाँ पे क्या हो जाएगा? डॉट 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 डॉट। ये तुम्हारा सेकंड स्ट्रक्चर हो सकता है CO2 का। अब कौन दोनों में से ज्यादा स्टेबल होगा? फॉर्मल चार्ज से कैलकुलेट कर लो। फॉर्मल चार्ज यहाँ पे पहले कार्बन पे तुम निकालो। फॉर्मल चार्ज के लिए क्या बोला था? टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अगर फ्री हो तो। अब यहाँ पे बॉन्ड नहीं बना है तो कार्बन पे कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। नहीं बोलोगे क्या? माइनस हाफ इंटू कितने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट किए हैं देखना जरा। 2। 2 इलेक्ट्रॉन इधर, 2 इलेक्ट्रॉन इधर, तो कितने हो जाएंगे? 4। कौन हंस रही है लड़की? और यहाँ पे बचा कितना है? यहां से देखते जाओ। -12 इंटू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व्ड इन बॉन्ड्स माइनस नंबर ऑफ नॉन बॉन्डेड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब आ जाओ, 4 इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन था, 4 बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर लिया है, तो बचा कितना? 0। अरे बोलो ना जरा। तो कार्बन पे यहाँ पे चार्ज कितना आ जाएगा? +2। तो ये कार्बन का जो तुम्हारा फॉर्मल चार्ज है वो +2 है। इस ऑक्सीजन के लिए जरा निकाल के एक बार बताओ मेरे को। ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना बच्चा? 6 -12 इंटू बॉन्डिंग में कितना पार्टिसिपेट कर रहा है? ये ऑक्सीजन एक ही बॉन्ड बनाया है तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन वहां पे गए, माइनस अभी कितने बचे हुए हैं? तो 2 2 4 2 6, दिख रहा है 3 बिंदी, 6 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं। यानी कि इस ऑक्सीजन पे -1 चार्ज है। अगर यहाँ पे भी -1 आया इधर भी -1। अरे बोलो ना, क्योंकि टोटल CO2 पे तो 0 चार्ज है ना बच्चा, न्यूट्रल एटम जैसा है। CO2 पे थोड़ी हम लिखेंगे CO3 2 माइनस जैसा। यहाँ पे CO2 पे 0 चार्ज, तो यहाँ पे +2, इधर इधर -1 आ गया। अब एक बार इसको जरा निकाल के तुम देखो। फॉर्मल चार्ज बहुत इंपॉर्टेंट है, हम बार बार बोल रहे हैं, सीख लो निकालने के लिए। इससे तुम लोग किसी भी स्पेसीज का स्टेबिलिटी को निकाल सकते हो, कौन कम स्टेबल, कौन ज्यादा स्टेबल। और इसके लिए एक चीज ध्यान रखना, चार्ज अनस्टेबिलिटी का जड़ है। जहां पे बहुत ज्यादा चार्ज आ रहा होगा अनस्टेबिलिटी वहां पे बढ़ जाती है, ठीक है, यानी कि स्टेबिलिटी घट जाती है। तो कोशिश करो जहां पे चार्ज कम है। इस कार्बन की जरा निकाल लो, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन? तुम लोग बोलते जाओ, अब केवल लिखेंगे।
Sir, 4. 4. 4. 4 माइनस हाफ इंटू कितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ बनाए हुए हैं, बॉन्डिंग में कितने पार्टिसिपेट किए हैं, बोलो। 8. 8, 2 तो 8 4, sir. 2 6 तो 8, और यहाँ पे बचा भी है क्या कुछ, एक भी नहीं बचा है। कार्बन में तो एक भी नहीं बचा ना, कार्बन के 4 ही इलेक्ट्रॉन थे देखो, तो अब एक भी नहीं, तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 थे, चारों इसका इंगेज्ड है, तो बचा एक भी नहीं। तो यहाँ पे कितना हो गया, फॉर्मल चार्ज 0, इस कार्बन पे कोई फॉर्मल चार्ज नहीं आया। अब इस ऑक्सीजन के लिए निकाल के बताओ बच्चा, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है ऑक्सीजन का, माइनस हाफ इंटू बॉन्डिंग में कितना पार्टिसिपेट किया है, 2 2 4, माइनस बचा कितना है, 1 2 3 4, 4 बचा हुआ है, तो कितना हो जाएगा 6 माइनस 2 माइनस 4, 0, ये भी 0, और कुछ नहीं आया अगर, तो अभी के लिए हमेशा याद रखना, ऑक्सीजन अगर जहां पे डबल बॉन्ड बना रहा होगा वैलेंस, वहां पे फॉर्मल चार्ज 0 आएगा। ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ही डिजायरेबल है, डबल बॉन्ड बना रहे तो वैलेंस फॉर्मल चार्ज 0, यहाँ भी 0 दिख रहा है क्या। जो ये CO2 का बॉन्ड बना है, तो ये CO2 का बॉन्ड बना है, यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं आया है किसी भी एटम्स पे, बोलो ना बच्चे, यहाँ भी 0 था, यहाँ भी 0 था, यहाँ भी 0 था। लेकिन अगर तुम CO2 ऐसे बनवा रहे हो, ये भी लेविस डॉट स्ट्रक्चर है, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेविस डॉट स्ट्रक्चर तुम बनवा ही सकते हो, लेकिन बुराई क्या हो जा रहा है यहाँ पे, यहाँ पे फॉर्मल चार्ज आ रहा है +2, यहाँ पे -1, यहाँ पे -1, चार्ज बहुत है, यहाँ पे क्या है, कोई भी चार्ज नहीं आ रहा है, तो इसीलिए दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन, बोलोगे, पहला कि दूसरा, Sir, just सेकंड वाला. वैसे. Second. सेकंड. मोस्ट प्लॉजिबल, अच्छा प्लॉजिबल मतलब पॉसिबल, लेविस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ CO2। तो ये कैसे हम निकाल पा रहे हैं, फॉर्मल चार्ज से। अगर फॉर्मल चार्ज पता ही नहीं होगा, टाटा बाबा है, नहीं निकाल पाओगे। आ रही बात समझ में क्या, एक और करके दिखे, Yes, sir. अब मान लो हमें H2SO4 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। जब भी तुम्हारा कोई हाइड्रो एसिड का तुम वो कर रहे ना, तो तुम उसका पहले आयंस को बना लो, यहाँ पे सल्फेट आयन बना लो SO4 2-, फिर हाइड्रोजन तुम जोड़ देंगे ऑक्सीजन के साथ। अब SO4 2- का बना सकते हो क्या, सल्फेट आयन, तो बेसिकली हम लोगों को सल्फेट आयन बनाना सिखा रहे हैं। अब इसके साथ 4 ऑक्सीजन, अब हमें क्या पता कि ऑक्सीजन, मतलब इसको हटाओ अभी, हमें क्या पता कि जो ऑक्सीजन है वो ऐसे 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 लग रहा होगा कि SO हो गया, अगर सो गया वो, हमें क्या पता कि O ऐसा कुछ लग रहा होगा, हमें नहीं पता है ना कैसे लग रहा होगा, हम कैसे निकालेंगे। तुम जितना भी समझ सकते हो, सोच सकते हो, सबको बना दो, सब में सबसे ज्यादा स्टेबल होगा वही स्ट्रक्चर तुम्हारा बन रहा होगा। फिलहाल इन सारी चीजों को छोड़ो, SO4 2- के लिए हम लोग बना रहे हैं, SO4 2- के। तो सबसे पहले सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को काउंट कर लो, सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का कितना होता है 6, सल्फर भी उसी ग्रुप में, तो उसका हो जाएगा 6, तो 6 5 30, और जो तुम्हारे 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है -2, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है यहाँ पे 32, अरे बोलो जरा। तो यहाँ पे टोटल तुम्हारे इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे SO4 में 32 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। जब ये हो गया, अब सल्फर, कोशिश करते हैं हम लोग कि हमेशा जितना ज्यादा तुम्हारा सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर बन सकता है उसको बनाने के लिए, तो हम चारों ऑक्सीजन को यहाँ पे क्या किए, सल्फर के चारों तरफ डाल दिए। इसके बाद सेंट्रल एटम के आसपास तुम क्या करो कि 2 इलेक्ट्रॉन्स को दे दो, मतलब आप सबके लिए 1 इलेक्ट्रॉन्स को दे दो, 1 इलेक्ट्रॉन पेयर। तब यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स यूज हो जाएंगे, जितने भी एटम्स हैं हर एटम के लिए आप 1 इलेक्ट्रॉन को दे दीजिए वहां पे, तो -8 इलेक्ट्रॉन चला गया, अब कितना बचा है 24। सेंट्रल एटम क्या किया हम, सबसे पहले सल्फर लेके थे, 4 ऑक्सीजन था, सिमेट्रिकल बनाने के लिए चारों को 4 तरफ, सेंट्रल एटम के पास में
एक एक इलेक्ट्रॉन पेयर को हम दे दिए सारे एटम्स के लिए। यहाँ पे एक ऑक्सीजन था, उसके लिए एक इलेक्ट्रॉन पेयर, ये ऑक्सीजन के लिए एक इलेक्ट्रॉन पेयर, इस ऑक्सीजन के लिए एक इलेक्ट्रॉन पेयर, इस ऑक्सीजन के लिए एक इलेक्ट्रॉन पेयर। कितने इलेक्ट्रॉन्स हमारे यूज हो गए? 8। अभी भी कितने बचे? 24। अब इस 24 इलेक्ट्रॉन को जो तुम्हारा जो मतलब जो अदर एटम है, ऑक्सीजन है, जो भी होगा उस पर डिवाइड कर दो इक्वली। तो यहाँ पे क्या करेंगे? इस ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन मिल चुका है, और कितना जरूरत है? 6। 1 2 3 6, 6 12, 6 18, 6 24। देखो 24 इलेक्ट्रॉन था, 24 इलेक्ट्रॉन दे दिए, और -24 बचा कितना? 0। हो गया जी, बॉन्ड बन गया। बचा ये कैसा हो जाएगा? एस ओ ओ ओ ओ, बोलो ना। डॉट 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 डॉट, बिंदी बिंदी बिंदी, बिंदी बिंदी बिंदी। समझ पा रहे हो क्या बच्चा? अब अगर इतना आ गया, इसके बाद तुम फॉर्मल चार्ज निकाल के बताओगे। आज अब फॉर्मल चार्ज निकलवाओ जरा। इस सल्फर पे फॉर्मल चार्ज निकाल रहे हैं, पहले सल्फर पे। सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 6, माइनस हाफ इंटू कितना बॉन्ड बनने में लगा है? 2 2 4 2 6 2 8, 8 बॉन्ड बनने में लगा है। बचा है क्या इस पे कुछ? जी नहीं, सल्फर पे कुछ भी नहीं बचा है, तो -0। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? +2 फॉर्मल चार्ज है इस सल्फर पे। ऑक्सीजन पे जनरली अगर सिंगल बॉन्ड हो ऑक्सीजन में, जनरली क्या हमेशा वैसे ही, उसमें -1 फॉर्मल चार्ज आता है, फिर भी हम एक पे निकाल के तुमको दिखाते हैं। ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 6, माइनस हाफ इंटू जितना बॉन्ड बना है। बॉन्ड बनाने में केवल 2 इलेक्ट्रॉन यूज हुआ है, तो 2 माइनस बचा कितना है? 2 2 4 2 6, तो यहाँ पे -1 फॉर्मल चार्ज। तो यहाँ पे हो जाएगा -1, इस पे भी -1, इस पे भी -1, इस पे भी -1। अरे बात समझ में? अब यहाँ पे तुम जरा गौर से देखोगे तो सल्फर पे भी -1 है, सल्फर पे भी +2 चार्ज आ गया, और सारे ऑक्सीजन पे भी -1 चार्ज आ गया है। बहुत सारा यहाँ पे चार्ज आ गया। तो जब भी बहुत ज्यादा चार्ज आए उसको तुम हटाओ। कैसे हटाएंगे? डबल बॉन्ड बना के। इस वाले स्ट्रक्चर को फिर हम क्या करेंगे कि ऑक्सीजन को हम डबल बॉन्ड में कन्वर्ट करेंगे। तो जैसे इस इसके एक इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ पे ट्रांसफर कर दो, तो क्या हो जाएगा? एस डबल बॉन्ड को। इसके भी एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर दो, क्या बन जाएगा? एस डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। अब जरा गौर से देखो, अभी जब भी आप घर पे बनाएंगे ना, हो सकता है कि आपको थोड़ा सा परेशानी हो, लेकिन सारा में आप डॉट लगाते जाना। यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, 0 आएगा, यहाँ भी 0 फॉर्मल चार्ज, यहाँ पे -1 फॉर्मल चार्ज आएगा, और यहाँ पे -1 फॉर्मल चार्ज आएगा। दोनों को जोड़ लो, बन तो गया SO4 2 माइनस। तो ये जो तुम्हारा स्ट्रक्चर बना है ना, ये ज्यादा स्टेबल, मोर स्टेबल लेविस डॉट स्ट्रक्चर। ये वाला भी एक लेविस डॉट स्ट्रक्चर है, पहला वाला, बट ये उतना ज्यादा स्टेबल नहीं है। तो गौर से ध्यान देंगे। ये SO4 2 माइनस के लिए हम क्या करेंगे फिर? SO4 2 माइनस तुम्हारा कुछ ऐसा हुआ, यहाँ से गौर से देखना। इस डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O O O, तो यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे एक नेगेटिव फॉर्मल चार्ज आया था, SO4 2 माइनस। तुमसे पूछा था कि H2SO4 का बनाना है बॉन्ड। 2 हाइड्रोजन था ना, हाइड्रोजन कहाँ जाएगा? जहाँ पे नेगेटिव चार्ज हो। डायरेक्टली यहाँ पे क्या कर दो? ऐसे बना दो, इस डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, OH OH, लो जी, बन गया H2SO4। कोई दिक्कत है तो बता दो बच्चा पार्टी। अब बोलोगे भी नहीं। Yes, sir. इतना सन्नाटा क्यों हो गया है? या तो सारा उड़ गया होगा, या तो सारा समझ में आ रहा होगा। दोनों में से कुछ भी बता दो क्या है। आ रहा है सर समझ में। अगर आ रहा है तो अपने कॉपी पे ही फटाफट बैठो और CO3 2 माइनस का बनाओ। ध्यान रखना, हम चाहते हैं कि तुम H2CO3 का बनाओगे, लेकिन इससे पहले तुम CO3 2 माइनस का बनाओ। जरा स्ट्रक्चर बना के दिखाओ मेरे को, फटाफट अपने कॉपी पे, 15-20 सेकंड का टाइम है। बनाओ CO3 2 माइनस, सारे लोग बनाएंगे। उड़ गया रिहान तो कोशिश करोगे तब पकड़ में आएगा।
हो गया क्या? सर हो गया, सर हो गया। कैसे बनाया हूँ बच्चे, बता दो बेटा। सर 4 बॉन्ड पेयर 8 लोन पेयर निकलेंगे इसमें CO3 2 माइनस में। ठीक है, और यहाँ पे बताओ टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? सर 24. कार्बन का 4, ऑक्सीजन का 36 के 18 और 2 और 18 4 22 2 24, यही है ना। अब 24 को तुमको डिवाइड करना है ऑक्सीजन 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 के बीच। देखो कैसे होगा। हम बोले थे कि सब सारे एटम्स में तुम एक एक इलेक्ट्रॉन को दे दो, दे देंगे। कितने यूज हो गए तुम्हारा? 2 2 4 तो 6, अभी बचा कितना? 18। अब 18 को 6 6 6, 18 तो यूज हो गया जी। सिंगल बॉन्ड बना था, सिंगल बॉन्ड सब जगह तुम बना दिए। लो इसको हम बना देते हैं इसे। कार्बन ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन। अब तुम जैसे ही करोगे ना, यहाँ पे तुमको इतना पता है कि एक सिंगल ऑक्सीजन से तुम्हारा क्या आता है? -1 चार्ज आता है। तो यहाँ से एक फॉर्मल चार्ज आ जाएगा माइनस, यहाँ से भी माइनस, यहाँ से भी माइनस। उसको हम हटाने के लिए क्या किए? एक डबल बॉन्ड बना दो। क्या करो? एक डबल बॉन्ड। अब यहाँ पे टक 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 टक, तो यहाँ पे एक माइनस चार्ज, यहाँ पे भी एक माइनस चार्ज। ये तुम्हारा बन गया CO3 2 माइनस। बहुत सिंपल सा है चीज, CO3 2 माइनस। एक चीज बताएंगे जब तुमको बाद में हम बॉन्ड लेंथ निकालना। जैसे ही तुम यहाँ पे एक ऑक्सीजन पे डबल बॉन्ड बनवाते हो ना, रेजोनेंस का कंसेप्ट आता है, वैसे तुरंत यहाँ पे भविष्यवाणी होगा क्या? कि ये ऑक्सीजन, दोनों चिल्लाने लगेंगे कि ये ऑक्सीजन ने क्या ऐसा पुण्य किया है कि इसको डबल बॉन्ड की प्राप्ति हो गई, यहाँ पे फॉर्मल चार्ज 0 आ गया, और हम क्या गलती किए? कुछ गलती नहीं किया है। आप इसको ही ऐसे भी बनवा सकते हो। इस ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे होगा माइनस चार्ज, यहाँ पे होगा माइनस चार्ज। अब जैसे ही हो गया, इस ऑक्सीजन वाला भी तड़प रहा है, वो कौन सा अच्छा ही कर दिया था, कुछ नहीं हुआ है। आप इसमें माइनस चार्ज, यहाँ पे माइनस चार्ज, यहाँ पे डबल बॉन्ड, CO3 2 माइनस। तो 3 अलग अलग फॉर्म में रह सकता है। तो जो भी तीनों अलग अलग फॉर्म को हम लोग बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या कैनोनिकल स्ट्रक्चर। ये तीनों मिल के हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाते हैं, वो तो बाद में पढ़ेंगे। अभी के लिए आ जाओ केवल CO3 2 माइनस। तो CO3 2 माइनस कैसा बनाएंगे जी साहब? कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड O, इस पे एक माइनस चार्ज, इस पे भी एक माइनस चार्ज। तुमसे हम पूछे थे H2CO3 बनाने के लिए, कुछ मत करो, जहां जहां ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आता है वहां पर हाइड्रोजन जोड़ दो, तो कैसा बन जाएगा? OH OH डबल बॉन्ड O। आ रहा है बात समझ में क्या? तो अब घर पे तुम लोग HNO3 कर लेना। इसके लिए क्या करोगे? सबसे पहले NO3 माइनस का स्ट्रक्चर बनाना, उस पर फॉर्मल चार्ज देना। ठीक है, हो जाएगा बच्चा पढ़। Yes, sir. पक्का? यस सर। ठीक है, अगर इतना हो जाएगा तो आज चलो हम थोड़ा सा ये वाला बता ही थे, इसके बाद फिर हटाएंगे। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी कल पढ़ाएंगे। तुमको हम CO3 2 माइनस बता दिए ना, CO3 2 माइनस। CO3 2 माइनस का हमने तुमको 3 स्ट्रक्चर बता दिया है। क्या? C डबल बॉन्ड O माइनस O माइनस, या तो फिर C डबल बॉन्ड यहाँ आ जाए, यहाँ पे O माइनस, इसके साथ O माइनस, या C डबल डबल बॉन्ड यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, एक ऊपर में हो जाए, यहाँ हो जाएगा O माइनस, ये हो जाएगा O माइनस। तो ध्यान देना बच्चा, ये तीनों जो है ना, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनेटाइड। CO3 2 माइनस का कार्बोनेट आयन का 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर कैसा बनेगा?
कुछ ऐसा। आ रहा है बात समझ में? कुछ ऐसा है बड़े स्ट्रक्चर, ये एक ही तरफ का। इस पे 2 नेगेटिव चार्ज था तो -2, या रेजोनेंस हाइब्रिड इसको ऐसे ना बना के, ऐसे भी बहुत लोग बनाते हैं, तो तुम वैसे भी बना सकते हो। क्या? ऑक्सीजन 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 कर दिया, बॉन्ड्स तीनों जगह पोलराइज हैं। जो -2 हम यहाँ पे ना देके चार्ज क्या करेंगे कि हम ऑक्सीजन पे डायरेक्टली दे देंगे। 3 ऑक्सीजन है, उन तीनों ऑक्सीजन पे तुमको -2 चार्ज देना है, तो क्या कर सकते हैं तुम यहाँ पे? -2/3, -2/3, -2/3 इक्वली डिवाइड कर दो, तो ये भी सही है अगर कहीं ऐसा पूछ दे। ठीक है, बोलो। Yes, sir. तो एक चीज और बस इतना कर ही लियो तो पढ़ ही लो, बाद में छूट जाएगा। बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर ये बताता है कि कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स बने होंगे वहां पे एटम्स के बीच में। तो प्रोवाइड्स द फीलिंग ऑफ या आइडिया ऑफ नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन 2 एटम्स। जैसे कि अगर सिंगल बॉन्ड है तो उसके लिए बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा? 1। डबल बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा इसके लिए? 2। और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो इसके लिए बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाएगा? 3। और एक चीज और याद रखना कि जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड लेंथ का। बॉन्ड लेंथ जितना ज्यादा, बॉन्ड ऑर्डर उतना ही कम। इतना ध्यान रखना, सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ ज्यादा होता है डबल बॉन्ड से, डबल बॉन्ड का ज्यादा होता है ट्रिपल बॉन्ड से। ये है तुम्हारा बॉन्ड लेंथ का। ठीक है, तो अगर तुमको फॉर्मल चार्ज से तुम स्ट्रक्चर बना ले रहे हो ना, तुम बॉन्ड ऑर्डर भी वहां से निकाल सकते हो। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स। बहुत आसान है, याद रखना, सारा बन जाएगा यहाँ से। टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स अपॉन कितने अलग अलग उसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, या तो वो, या तो नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम पेयर्स between which number of atom pairs between which these bonds are distributed। कितने ऐसे एटम के पेयर्स हैं जिसके बीच में ये एटम्स डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। बहुत सिंपल सा चीज है। जैसे एक एग्जांपल हम तुमको बताते हैं, तुमको फटाक से समझ में आ जाएगा। CO3 तो माइनस कैसे बनाए थे? C डबल बॉन्ड O, O माइनस, O माइनस, ऐसे ही बनाए थे ना। तो इसके लिए बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाएगा यहाँ पे? बताओ, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड कितना है यहाँ पे? 2, एक 3 और एक 4। तो 4 बॉन्ड है टोटल, और कितने एटम्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूटेड है? 1 2 3, 3 ऑक्सीजन के बीच में, तो 4/3 इसका तुम्हारा बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा। अरे बोलो ना जरा, 4/3 कितना होता है? 1.33 ना। बोलो। Yes, sir. बिल्कुल, तो ऐसे निकाल सकते हो। कोई बच्चा को अगर ऐसे समझ में नहीं आता है, CO3 टू माइनस क्या है? 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर था, तो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स डिवाइडेड बाई कितने तुम्हारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है। तो ये ज्यादा आसान पड़ता है मेरे को जो लगता है, कि तुम टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड कैलकुलेट कर लो कि 2 1 3 1 4 अपॉन टोटल कितने एटम्स के बीच में ये बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो लिख लो, आसानी से बन जाता है। अरे बोलो ना जरा, जैसे मान लो बेंजीन, बेंजीन का नाम सुने हो तुम लोग? C6H6, कौन सुना है? ये कुछ ऐसा होता है, या इसका एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आता है ऐसे। और ये सारे हाइब्रिड में कैसे रहते हैं? मिल कैसा बनाते हैं, तो बॉन्ड ऑर्डर कैसा आ जाएगा? C6H6 का निकालना हो तो टोटल यहाँ पे बॉन्ड कितना, जरा गौर से देखो किसी भी स्ट्रक्चर में, तो 2 2 4 2 6 और 3 सिंगल बॉन्ड, तो 3 9। और टोटल यहाँ पे कितने एटम्स डिस्ट्रीब्यूटेड है? 6, तो 9/6 यानी कि 1.5। बॉन्ड ऑर्डर किसका है? जी, बहुत सिंपल सा है। ठीक है बच्चा, फॉर्मल चार्ज समझ में आ रहा है?
फॉर्मल चार्ज बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ध्यान रखना। फॉर्मल चार्ज बहुत जगह आएगा, तो अगर आपको लगाने आता है, फॉर्मल चार्ज निकालने आता है, तो तुम निकाल लोगे वहां पे आसानी से, वरना कंफ्यूज रहोगे हर जगह से, कहाँ पे पॉजिटिव डाल दे रहे हैं, कहाँ पे निगेटिव डाल दे रहे हैं। फॉर्मल चार्ज आएगा निकालने, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ठीक है क्या? Yes, sir. बस, तो इतना ही ध्यान, यस सर। इतना ही ध्यान रखना। एक चीज और केवल पॉइंट है, मतलब पॉइंट तो ऐसे बहुत सारा है इसमें, फॉर्मल चार्ज अपने आप में बहुत ही बड़ा दुनिया है। जैसे 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम लोग बनाए थे ना, CO3 2 माइनस का, कोई जरूरी नहीं कि तीनों इक्वली तुम्हारा दे रहा होगा। जहां पे फॉर्मल चार्ज सबसे कम आए, जहां पे जिस भी स्ट्रक्चर में फॉर्मल चार्ज सबसे कम आएगा, वो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा होगा हाइब्रिड स्ट्रक्चर में, वो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा होगा हाइब्रिड स्ट्रक्चर में। आ रहा है बात समझ में? क्योंकि वो ज्यादा स्टेबल होगा। जहां पे चार्जेस ज्यादा आ जाएंगे, वो स्टेबिलिटी घट जाता है। तो बकायदा फॉर्मल चार्ज तो वैसे हम फिर से पढ़ाएंगे, जब रेजोनेंस हम पढ़ाएंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ना, तब 11th क्लास में ये पोर्शन आएगा, GOC 1 में पढ़ाएंगे, GOC 2 में पढ़ाएंगे। तो GOC 2 में तुमको हम ये रेजोनेंस का कंसेप्ट बताएंगे, वहां पे फॉर्मल चार्जेस को हम लोग और अच्छे से लेंगे। बट फिलहाल इतना मोर देन सफिशिएंट अगर आपको करना हो। ठीक है, तो फॉर्मल चार्ज का कंसेप्ट कैसे निकालते हैं? तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस हाफ इंटू कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हुए हैं बॉन्ड में, माइनस टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, इससे तुम्हारा निकल जाएगा वो। प्लस बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? तो बॉन्ड ऑर्डर तुम्हारा टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड अपन नंबर ऑफ एटम्स जिसके बीच में तुम्हारा बॉन्ड्स डिस्ट्रीब्यूटेड, दैट्स फॉर्मल चार्ज हासिल कर जाता है। ठीक है क्या? आज की कहानी हम यहीं रखेंगे, कल हम लोग पढ़ेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से स्टार्ट करेंगे। ठीक है? सर एक डाउट है हम्म। सर, NO3 माइनस में NO3 माइनस में जब निकाला था तो बॉन्ड पेयर 4 आ रहे हैं और लोन पेयर 8 आ रहे हैं। तो सर हम ऐसा कैसे ड्रॉ करेंगे सर? दोनों चीजें तो आ जा रही है लेकिन ड्रॉ नहीं कर पा रहा। कभी भी है, बहुत सिंपल सा चीजें है, बहुत सिंपल सा चीज है, कंफ्यूज ही नहीं हो रहा है। तुम किसका निकाल रहे हो? NO3 2 माइनस माइनस 2 माइनस का, सबसे माइनस है, केवल माइनस। खाली माइनस। यस सर। अच्छा एक चीज मेरे को बताओ, आप लोगों को किसी को भी समझ में आता है कहाँ पे कितना चार्ज आएगा, कहाँ पे कितना चार्ज नहीं आएगा? ये सारा कहाँ से आता है? फॉर्मल चार्ज अगर आपको निकालना आएगा तो ये आ जाएगा। कुछ नहीं करना है बच्चे, 3 चीज ध्यान रखना। सबसे पहले इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को काउंट कर लो कितने हैं। नाइट्रोजन, कुछ भी, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन है, आप एक एक इलेक्ट्रॉन को दे दो यहाँ के लिए। अब जो भी आपका बैलेंस, उसमें से 6 माइनस कर दो, जितना भी बच गया उनको ऑक्सीजन पे डिस्ट्रीब्यूट करो। ऑक्सीजन पे डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद अब तो आपका यहाँ पे एक बेसिक बन गया कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन। अभी अगर कुछ नहीं होता तो हम डायरेक्टली यहाँ से बोल सकते हैं कि एक ही बॉन्ड बना है तो तीनों पे 3 चार्ज आएगा। तो अब आप क्या करोगे? आप डबल बॉन्ड को क्या करोगे? हटाओगे यहाँ, मतलब चार्ज को हटाओगे तो 2 तुम्हारा डबल बॉन्ड। अब यहाँ पे तुम्हारे जैसे ही आ जाएगा तो यहाँ पे चार्ज, जो भी है। नाइट्रोजन का तुमको फॉर्मल चार्ज निकालना होगा। नाइट्रोजन का फॉर्मल चार्ज कैसे निकालेंगे सर? फिर से वही चीज, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बाद तुम्हारा माइनस हाफ इंटू कितना तुम्हारा ये बॉन्ड बना है, माइनस कितना इसमें बचा हुआ है। एक चीज ध्यान रखना जो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहता है बच्चों, नाइट्रोजन है, सेकेंड पीरियड वाले एलिमेंट्स ऑक्टेट एक्सपेंड नहीं कर पाते हैं, ज्यादा बॉन्ड मत बनवाने लगना। ठीक है, बन जाएगा। ठीक है, यस आज सर। जाके फिर से इसको रिवीजन करो, सारा का सारा चीज रिवीजन करने के बाद कल हम लोग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी स्टार्ट करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे और VSEPR थ्योरी पढ़ेंगे। कल हम लोग क्लास को एक्सटेंड करके पढ़ेंगे, थोड़ा सा आप लोग रेडी रहना। VSEPR थ्योरी तक हम लोग कल कंप्लीट कर लेंगे। तो हाइब्रिडाइजेशन, VBT और VSEPR। हाइब्रिडाइजेशन मतलब बहुत छोटा, अगर हाइब्रिडाइजेशन सीख जाओगे तो VSEPR आ जाएगा। तो कल का लेक्चर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर रहेगा। क्यों? क्योंकि कल आप हाइब्रिडाइजेशन, शेप्स ड्रॉ करना, वो सारा चीज सीखोगे कल। तो अगर क्यों वो आता है आपको तो फिर आगे के चैप्टर्स तो फिर सारे आसान होंगे, मेन तो वहीं से है। तो कल इंपॉर्टेंट है, कल अच्छे से करना होगा, रेडी हो जाना।
ठीक है, इसको अच्छे से रिवीजन कर लेना। टाटा बाय बाय।